अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ग्लोबल मार्केट से लेकर इंडियन इकोनॉमी तक कई बड़े डेवलपमेंट्स देखने को मिले। सबसे ज्यादा चर्चा यूएस ईरान सीज फायर, बढ़ते क्रूड ऑयल प्राइसेस, स्टेट इलेक्शन, एग्जिट पोल्स और यूएस फेड पॉलिसी को लेकर रही, जिनका असर आने वाले हफ्तों में बाजार पर साफ दिख सकता है। इंडियन स्टॉक मार्केट ने अप्रैल महीने में अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन महीने के आखिरी कारोबारी दिन मार्केट पर फिर दबाव देखने को मिला। बढ़ते क्रूड ऑयल प्राइसेस और कमजोर होते रुपए की वजह से निवेशकों का सेंटिमेंट थोड़ा कॉशियस हो गया। निफ्टी 50 करीब 0.74% गिरकर 23,997 के आसपास बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स भी लगभग 583 अंक टूटकर 76,913 पर आ गया। हालांकि पूरे अप्रैल महीने की बात करें तो दोनों इंडिसेज ने मजबूत वापसी की और मार्च की भारी गिरावट का काफी हिस्सा रिकवर कर लिया। अप्रैल में निफ्टी लगभग 7.5% और सेंसेक्स करीब 6.9% चढ़े, जो दिसंबर 2023 के बाद सबसे बड़ी मंथली रिकवरी मानी जा रही है। खास बात यह रही कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी रहने के बावजूद मार्केट ने संभलने की कोशिश की। रुपए में कमजोरी भी इस हफ्ते बड़ा मुद्दा रही, क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा होने से इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ने का खतरा रहता है। ऊपर से यूएस फेडरल रिजर्व के सख्त रुख ने डॉलर को मजबूत किया, जिससे रुपए पर और दबाव बढ़ गया। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 हफ्तों में नई हीट वेव आने की संभावना कम है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इस साल गर्मी लंबे समय तक बनी रह सकती है। यहां तक कि मॉनसून के दौरान भी कई इलाकों में ज्यादा तापमान देखने को मिल सकता है। ग्लोबल ऑयल मार्केट में बड़ा झटका तब लगा जब यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। ये फैसला 1 मई से लागू हो गया और इसे सऊदी अरेबिया के लिए बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। यूएई का ये कदम ऐसे समय आया है जब ईरान वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पहले से दबाव बना हुआ है। यही रास्ता दुनिया की करीब 20% ऑयल और एलएनजी सप्लाई को जोड़ता है, इसलिए वहाँ किसी भी तनाव का असर सीधे ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस पर पड़ता है। इस फैसले को डोनाल्ड ट्रंप की रणनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि वे लंबे समय से ओपेक पर तेल की कीमतें कृत्रिम तरीके से बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं। अब यूएई के अलग होने से ऑयल मार्केट में पावर बैलेंस बदल सकता है। स्टेट इलेक्शन एग्जिट पोल्स ने भी पॉलिटिकल और मार्केट दोनों हलकों में हलचल बढ़ा दी है। वेस्ट बंगाल में मुकाबला काफी कांटे का दिख रहा है, जहां तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी अलायंस के बीच सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं बताया जा रहा। तमिलनाडु में डीएमके अलायंस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एक्टर विजय की नई पार्टी टीवीके भी अच्छी एंट्री करती नजर आ रही है। इससे राज्य की राजनीति में नया समीकरण बन सकता है। केरल में एग्जिट पोल्स के मुताबिक यूडीएफ को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि एलडीएफ पीछे नजर आ रही है। अगर यही ट्रेंड फाइनल रिजल्ट्स में भी रहता है तो साउथ इंडिया की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी पॉलिसी मीटिंग में इंटरेस्ट रेट्स को फिलहाल अनचेंज्ड रखा है। फेड ने माना कि ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन फिर से ऊपर जा सकती है, इसलिए अभी रेट कट्स की जल्दी नहीं दिखाई जा रही। यूएस फेड ने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स को 3.5% से 3.75% के दायरे में बनाए रखा। इसका असर इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया पर भी पड़ता है, क्योंकि ऊंचे यूएस रेट्स की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स सेफर यूएस एसेट्स की तरफ पैसा शिफ्ट करते हैं। ऑटो सेक्टर भी सोमवार की मार्केट में काफी चर्चा में रह सकता है, क्योंकि अप्रैल 2026 की सेल्स नंबर्स आ चुकी हैं। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो और आइशर मोटर्स जैसे बड़े स्टॉक्स पर निवेशकों की खास नजर रहने वाली है। ऑटो कंपनीज की मंथली सेल्स को मार्केट बहुत करीब से देखता है, क्योंकि इससे सीधे कंज्यूमर डिमांड और इकोनॉमी की हालत का अंदाजा लगता है। अगर सेल्स मजबूत रहती हैं तो ऑटो स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है, जबकि कमजोर नंबर्स प्रेशर बढ़ा सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के मार्च तिमाही नतीजे स्थिर और मजबूत रहे हैं। बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 13.4% बढ़कर 4,026 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम यानी मुख्य ब्याज आय भी 8% बढ़कर 7,876 करोड़ रुपए रही, जो लगातार मजबूत लेंडिंग ग्रोथ का संकेत है। बैंक की एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए घटकर 1.20% और नेट एनपीए घटकर 0.25% पर आ गया, यानी खराब लोन का दबाव पहले के मुकाबले कम हुआ है। इसके साथ ही प्रोविजनिंग भी घटकर 516 करोड़ रुपए रही, जिससे मुनाफे को सहारा मिला। हालांकि बैंक के मार्जिन पर दबाव बना रहा। Q4 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम घटकर 4.77% रहा, जो पिछले साल 4.97% था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बैंक की फंडिंग लागत कम हुई है, जिससे आगे कमाई में स्थिरता बने रहने की उम्मीद बढ़ी है। कोटक महिंद्रा बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के लिए ₹1 फेस वैल्यू वाले शेयर पर
0.65 रुपये डिविडेंड की सिफारिश की है। वहीं बैंक की सब्सिडरी ने इन्फिना फाइनेंस में अपनी 30.99% हिस्सेदारी 1294 करोड़ रुपए में बेचकर करीब 368 करोड़ रुपए का प्री टैक्स फायदा भी दर्ज किया है। HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर को स्मार्ट मीटर सप्लाई के लिए 242 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। ये ऑर्डर GMR त्रिवेणी स्मार्ट मीटर्स, GMR काशी स्मार्ट मीटर्स और अन्य कंपनियों की तरफ से दिए गए हैं, जिससे कंपनी की ऑर्डर बुक और मजबूत हुई है। कंपनी के दिसंबर तिमाही नतीजे भी मजबूत रहे हैं। रेवेन्यू करीब 21% बढ़कर 474 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि ईबिटा और मुनाफे में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली, जो बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और लागत नियंत्रण का संकेत है। गुरुवार को शेयर करीब 2% गिरकर 355 रुपए पर बंद हुआ। टीवीएस मोटर्स की अप्रैल 2026 में कुल बिक्री 7% बढ़कर 4.73 लाख यूनिट पहुंच गई। घरेलू बाजार में दो पहिया बिक्री 8% बढ़ी, जबकि स्कूटर सेगमेंट में सबसे मजबूत 24% की ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री 36% उछलकर करीब 37,800 यूनिट रही। थ्री व्हीलर बिक्री भी 37% बढ़ी। हालांकि सप्लाई चेन दिक्कतों, कच्चे माल की कमी और एक्सपोर्ट कंटेनर की समस्या की वजह से डिस्पैच पर असर पड़ा, लेकिन कंपनी ने कहा है कि मई 2026 से उत्पादन में सुधार की उम्मीद है। NTPC लिमिटेड ने तेलंगाना के रामागुंडम में अपने 176 मेगावाट सोलर PV प्रोजेक्ट के तहत 100 मेगावाट क्षमता को 2 मई 2026 से कमर्शियल ऑपरेशन में शुरू कर दिया है। इस नई क्षमता के जुड़ने से कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता और मजबूत हुई है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद NTPC ग्रुप की कुल स्थापित क्षमता बढ़कर 89,805 मेगावाट पहुंच गई है। कंपनी लगातार सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में विस्तार कर रही है। हाल ही में उसने फ्रांस की EDF के साथ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स पर सहयोग के लिए MOU भी साइन किया है। NMDC लिमिटेड ने अप्रैल 2026 में आयरन ओर उत्पादन में मजबूत बढ़त दर्ज की है। कंपनी का कुल उत्पादन सालाना आधार पर 16% बढ़कर 4.64 मिलियन टन पहुंच गया, जबकि बिक्री में मामूली बढ़त के साथ ये 3.68 मिलियन टन रही। छत्तीसगढ़ कंपनी की ग्रोथ का सबसे बड़ा सहारा बना, जहां उत्पादन और बिक्री दोनों में अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं कर्नाटक ऑपरेशंस कमजोर रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ की मजबूत परफॉर्मेंस की वजह से कुल उत्पादन बढ़त में बना रहा। सीगल इंडिया के जॉइंट वेंचर को जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए 918 करोड़ रुपए का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से दिया गया है और कंपनी को इसे अगले 34 महीनों में पूरा करना होगा। डिफेंस सेक्टर की कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज के मार्च तिमाही नतीजे कमजोर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा करीब 69% गिरकर 31.5 करोड़ रुपए रह गया, जबकि आय भी 45% टूटकर 178 करोड़ रुपए पर आ गई, जिससे ऑपरेशनल दबाव साफ दिखाई दिया। कंपनी का ईबिटा भी 63% गिरा है और मार्जिन घटकर 28.6% रह गया, जो पिछले साल 42.5% था। हालांकि कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए ₹1 प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है और मार्च 2026 तक कंपनी की ऑर्डर बुक 1336 करोड़ रुपए पर बनी हुई है। जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर में पिछले एक साल में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। गुरुवार को स्टॉक करीब 0.7% गिरकर 1671 रुपए पर बंद हुआ, जबकि इस साल जनवरी में ये 1224 रुपए तक फिसल गया था और जून 2025 में 2268 रुपए के उच्च स्तर तक पहुंच चुका है। सरकार ने वोडाफोन आइडिया के AGR बकाया में 27% कटौती की है, लेकिन इसका वास्तविक फायदा घोषित 23,600 करोड़ रुपए से काफी कम माना जा रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक भुगतान लंबे समय तक टलने की वजह से कंपनी को असली आर्थिक राहत करीब 9,800 करोड़ रुपए की ही मिलेगी। नई भुगतान योजना से फिलहाल वोडाफोन आइडिया पर नकदी का दबाव कम होगा, लेकिन कंपनी की बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है। दिसंबर 2025 तक कंपनी पर करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम बकाया था, जिसमें अगले 3 साल में लगभग 49,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी ने ब्लू आउल कैपिटल के पब्लिकली ट्रेडेड प्राइवेट क्रेडिट फंड में अपनी हिस्सेदारी करीब 53% घटा दी है। यूनिवर्सिटी ने मार्च 2026 तक अपनी हिस्सेदारी 32 लाख शेयर से घटाकर करीब 15 लाख शेयर कर दी, जिससे ये संकेत मिलता है कि प्राइवेट क्रेडिट सेक्टर को लेकर निवेशकों की चिंता बढ़ रही है। हाल के महीनों में प्राइवेट क्रेडिट इंडस्ट्री पर बढ़ते दबाव और वैल्यूएशन को लेकर सवालों की वजह से रिटेल और बड़े निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं। हालांकि ब्राउन यूनिवर्सिटी ने ब्लू आउल की मैनेजमेंट कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बरकरार रखी है, यानी वो पूरी तरह सेक्टर से बाहर नहीं निकली है।
इंडिया बुल्स लिमिटेड ने मार्च 2026 तिमाही में मजबूत वापसी करते हुए 194 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में कंपनी को 164 करोड़ का घाटा हुआ था। कंपनी की कुल आय भी बढ़कर 418 करोड़ पहुंच गई, जो एक साल पहले 149 करोड़ थी। पूरे वित्त वर्ष में इंडिया बुल्स का प्रॉफिट 346 करोड़ रहा और कंपनी की सेल्स बुकिंग 2752 करोड़ तक पहुंच गई। कंपनी लग्जरी और मिड इनकम हाउसिंग सेगमेंट पर फोकस कर रही है, जबकि इसके फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में स्टॉक ब्रोकिंग, डिजिटल लेंडिंग और पेमेंट्स जैसे कारोबार शामिल हैं। एपीएल अपोलो ट्यूब्स ने मार्च तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर करीब 21% बढ़कर 354 करोड़ पहुंच गया, जबकि आय भी लगभग 14% बढ़कर 6,269 करोड़ रही। ईबिटा और मार्जिन दोनों में सुधार देखने को मिला, जिससे साफ है कि कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत बनी हुई है। कंपनी ने निवेशकों के लिए ₹2 फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर ₹8.50 फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है। इसके साथ ही मैनेजमेंट ने ग्रुप स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एपीएल अपोलो मार्ट के वॉलंटरी लिक्विडेशन और ब्लू ओशन प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी बेचने जैसे कदमों को मंजूरी दी है। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार बंद रहे, लेकिन कंपनियों की तरफ से बड़े ऐलान लगातार आते रहे हैं। कई कंपनियों ने अपने तिमाही नतीजों के साथ निवेशकों के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया है, जिसका असर अब सोमवार को इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। जिंदल स्टील ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹1 फेस वैल्यू वाले शेयर पर 200% यानी ₹2 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है। हालांकि इसके लिए एजीएम में शेयर धारकों की मंजूरी जरूरी होगी और गुरुवार को कंपनी का शेयर हल्की कमजोरी के साथ करीब ₹1224 पर बंद हुआ था। रामकृष्ण फोर्जिंग्स ने अपने निवेशकों को ₹2 फेस वैल्यू वाले शेयर पर ₹1 का पहला अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी ने इसके लिए 8 मई 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है, यानी इसी तारीख तक जिन निवेशकों के पास शेयर होंगे वही डिविडेंड पाने के हकदार होंगे। पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन ने ₹10 फेस वैल्यू वाले शेयर पर 30% यानी ₹3 प्रति शेयर डिविडेंड की सिफारिश की है। खास बात ये रही कि डिविडेंड की खबर से पहले ही गुरुवार को कंपनी के शेयर में 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और स्टॉक ₹1174 पर बंद हुआ। फिलिटेक्स इंडिया ने अपने शेयर धारकों के लिए ₹0.30 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। हालांकि डिविडेंड राशि छोटी है, लेकिन ये संकेत देता है कि कंपनी अपने निवेशकों को लगातार रिटर्न देने की कोशिश कर रही है, जबकि गुरुवार को शेयर मामूली कमजोरी के साथ ₹45.6 पर बंद हुआ। जेन टेक्नोलॉजीज ने ₹1 फेस वैल्यू वाले शेयर पर 100% यानी ₹1 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। कंपनी ने इसके लिए 21 अगस्त 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है, जबकि गुरुवार को शेयर में हल्की गिरावट रही और ये करीब 1671। अगली खबर, विदेशी निवेशकों यानी एफपीआईज ने 2026 के सिर्फ पहले 4 महीनों में ही भारतीय शेयर बाजार से करीब $20.6 बिलियन यानी लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। यह आंकड़ा 2025 के पूरे साल के रिकॉर्ड आउटफ्लो 1.7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ गया है। वेस्ट एशिया युद्ध और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। क्रूड ऑयल महंगा होने से फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन और रुपये पर दबाव बढ़ा है, जिसकी वजह से विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। अक्टूबर 2024 से विदेशी फंड लगातार भारतीय शेयरों में बिकवाली कर रहे हैं और अब तक करीब $51.5 बिलियन बाजार से निकल चुका है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक ऊंचे वैल्यूएशन, कंपनियों की धीमी ग्रोथ और ग्लोबल अनिश्चितता भी एफपीआई बिकवाली की बड़ी वजह बनी हुई है। अगली खबर, सेबी ने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी एआईएफ्स के लिए नया फास्ट ट्रैक सिस्टम लागू किया है, जिससे नई स्कीम लॉन्च करना आसान और तेज हो जाएगा। अब अगर 30 दिनों के भीतर सेबी की कोई आपत्ति नहीं आती तो फंड अपनी स्कीम लॉन्च कर सकता है और निवेशकों को पीपीएम भेज सकता है। नए नियमों के तहत एआईएफ को 12 महीने के भीतर अपनी स्कीम का पहला क्लोज घोषित करना होगा। साथ ही मर्चेंट बैंकर और फंड मैनेजर पर सही और पूरी जानकारी देने की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है, ताकि निवेशकों के लिए पारदर्शिता और भरोसा मजबूत हो सके। अगली खबर, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और आरबीआई आगे भी फाइनेंशियल मार्केट्स को और गहरा और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने कहा कि मजबूत घरेलू मांग, सरकारी खर्च और निजी निवेश की वजह से भारत ने 2021 से 2025 के बीच औसतन 8.2% की ग्रोथ दर्ज की है। आरबीआई गवर्नर ने चेतावनी दी कि वेस्ट एशिया में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव, सप्लाई चेन बाधाओं और ऊर्जा कीमतों में तेजी का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये
संकट लंबे समय तक जारी रहा तो इससे महंगाई पर भी दबाव बढ़ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि भारतीय फाइनेंशियल मार्केट्स पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं, लेकिन अभी भी सुधार की जरूरत है। आरबीआई जरूरत पड़ने पर बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार रहेगा, ताकि निवेशकों का भरोसा और वित्तीय मजबूती बनी रहे। अगली खबर, मिडिल ईस्ट संकट और ईरान यूएस तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल ऑयल और गैस सप्लाई प्रभावित हुई है। इसी बीच भारत के लिए एलपीजी लेकर जा रहा सुपर टैंकर सर्वशक्ति इस संवेदनशील समुद्री रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा है। मार्शल आइलैंड्स फ्लैग वाला सर्वशक्ति करीब 45,000 टन एलपीजी लेकर भारत की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्गो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिए हो सकता है और सुरक्षा कारणों से जहाज खुद को इंडियन क्रू वाला वेसल भी बता रहा है। अगर सर्वशक्ति सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर लेता है तो ये हालिया तनाव के बाद इस रूट से निकलने वाला पहला बड़ा इंडिया लिंक्ड वेसल बन सकता है। भारत के लिए ये बेहद अहम है, क्योंकि देश एलपीजी सप्लाई बनाए रखने के लिए लगातार वैकल्पिक इंतजाम और कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। अगली खबर, एयर इंडिया ने बढ़ती जेट फ्यूल कीमतों और मिडिल ईस्ट संकट की वजह से जून और जुलाई तक करीब 100 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें घटाने का फैसला किया है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे रूट्स पर एयर स्पेस बंद होने और लंबा रास्ता लेने से लागत काफी बढ़ गई है। एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने कहा कि जेट फ्यूल की कीमतें फरवरी के मुकाबले लगभग दोगुनी हो चुकी हैं, जिससे कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें घाटे का सौदा बन गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में एयर इंडिया ग्रुप का नुकसान 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहने का अनुमान है। बढ़ते कच्चे तेल के दाम का असर सिर्फ एयरलाइंस पर नहीं बल्कि भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भी पड़ रहा है। क्रूड ऑयल $126 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है, लेकिन सरकार फिलहाल आम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रखने की कोशिश कर रही है। अगली खबर, अप्रैल 2026 में भारत की कुल बिजली खपत सालाना आधार पर 4% से ज्यादा बढ़कर 154 बिलियन यूनिट पहुंच गई। बढ़ती गर्मी, कमर्शियल गतिविधियों में तेजी और घरों में एसी और कूलिंग उपकरणों के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बिजली की मांग लगातार मजबूत बनी रही। ग्रिड इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक 25 अप्रैल को देश की पीक पावर डिमांड रिकॉर्ड 256.1 GW तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर रहा। पूरे महीने औसत बिजली मांग 229.1 GW रही और अप्रैल में 4 अलग अलग दिनों पर बिजली की मांग 250 GW के पार निकल गई। अगली खबर, विदेशी निवेशकों का भरोसा अब भारत के एनर्जी सेक्टर पर बढ़ता दिख रहा है। दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच एफआईआईज ने बीपीसीएल, आईओसी और ओएनजीसी जैसी बड़ी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो इस सेक्टर के भविष्य को लेकर सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इंडियन ऑयल में एफआईआईज ने सबसे ज्यादा खरीदारी की है, जहां हिस्सेदारी 8.5% से बढ़कर 9.9% हो गई है। वहीं बीपीसीएल में एफआईआई होल्डिंग 18.5% से बढ़कर 19.5% और ओएनजीसी में 7.4% से बढ़कर 7.9% पहुंच गई, जिससे साफ है कि विदेशी निवेशक ऑयल और गैस कंपनियों में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक बढ़ती ऊर्जा मांग, कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव और रिन्यूएबल एनर्जी और गैस जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार की वजह से एनर्जी सेक्टर आकर्षक बन रहा है। हालांकि ये सेक्टर अभी भी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और अंतर्राष्ट्रीय हालात